नमस्कार, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और अपन पढ़ रहे थे भूगोल लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो अब तक अपन ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। उसके साथ ही अपन ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और भूकंप के बारे में पढ़ा। आज अपना टॉपिक है चट्टाने। जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टाने हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्या क्या तापमान का क्या योगदान था, दबाव का क्या योगदान था, तथा ताप व दाब के कारण किस प्रकार चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे थे कि पृथ्वी की जो बाह्य संरचना है, बाह्य परत है, यह ठोस रूप में है। लेकिन जैसे जैसे अपन पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो चट्टाने जो है वह पिघल जाती है तापमान की अधिकता के कारण, और अंदर का जो स्टेट है वह द्रव अवस्था में है। यानी कि पृथ्वी के अंदर की परतें, कुछ परतें जो है यह द्रव अवस्था में है और बाह्य परत यानी कि वो जो किस्म है वह ठोस अवस्था में है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं। मेनली प्रमुख 8 तत्व जो है पृथ्वी पर यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 8 तत्व? इनमें पहला आता है ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में है सिलिकन, सिलिकन के बाद में है एल्यूमिनियम, फिर आएगा अपना आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इनका क्रम याद रखने का आप प्रयास करें। इसी क्रम में याद रखें कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ये याद रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही सारे तत्व जो हैं ये मिलकर खनिजों का निर्माण करेंगे। यही खनिज जो है मिलकर फिर किसका निर्माण करते हैं? यही अपने चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो चट्टानों को पढ़ने से पहले अपने को खनिजों को पढ़ना पड़ेगा। और खनिज का निर्माण किस प्रकार हो रहा है? यही सभी तत्व जो हैं, ये 8 तत्व मेनली जो हैं, यह मिलकर किनका निर्माण करते हैं? खनिजों का निर्माण करते हैं। तो इनका याद रखने का क्रम अपन देख लें, कुछ इस प्रकार से ट्रिक बना लेंगे कि ऑक्सी सिली एलू, फिर है लोहे कैसो। ऑक्सीसिली एलू लोह कैसो, ये अपने को याद रखना है। ऑक्सीसिली एलू लोहे कैसो, ऑक्सीसिली एलू लोहे कैसो, ये अपने को याद रखना है। तो कैसे? सारे क्रम वाइज अपने को सारे तत्व जो हैं, प्रमुख 8 तत्व हैं, वो याद आ जाएंगे। ऑक्सी से हो जाएगा अपने ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा अपने पास ऑक्सी सिल्लू से हो गया अपने पास कौन सा? सिलिकन। एलू से अपने पास हो गया एल्यूमिनियम। लोहे से अपने पास हो गया फेरस या आयरन। और के से क्या हो गया? के से हो गया कैल्शियम। और इससे क्या हो गया? इससे अपने पास सो से हो जाएगा सोडियम। दो और बचते हैं, तो दो बच जाएगा। एक तो अपने पास आ जाएगा पोटेशियम और एक आ जाएगा मैग्नीशियम। तो कैल्सी सिली एलू लोहे कैसो। तो इस प्रकार अपने को सारे जो तत्व हैं वह याद रखने हैं। इनका क्रम याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो ट्रिक बनाएं। अगर आपको इससे कोई बेहतर ट्रिक लगे तो आप वह भी बना सकते हैं। इससे अगर आप याद रखना चाहिए तो इससे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है 98% जो है ये 8 तत्व ही पाए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वह है टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, सल्फर है, कार्बन है और निकल है। और कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं जिनसे ही मेनली खनिजों का निर्माण होता है, वह सारे 8 तत्व अपन ने देख लिए थे। कौन कौन से थे? ऑक्सी सिली एलू लोह कैसो, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन, सिलिकन, और उसके बाद में ऑक्सीजन, सिली एलू, एल्यूमिनियम, फिर आया अपने पास लोहा, फिर आया अपने पास कैल्शियम, फिर आया सोडियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, और अंत में कौन सा बचा था? अंत में बचा था अपने पास मैग्नीशियम। तो इनका क्रम याद रखना जो है वह आवश्यक है। अब देखते हैं खनिज क्या है। तो खनिजों की पहले अपन परिभाषा देखते हैं। खनिज क्या है? खनिज है कि प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ खनिज है। इसके साथ ही कुछ गुण होने चाहिए खनिजों में, तभी वह खनिज कहलाते हैं। तो पहली बात तो है कि ये प्राकृतिक होने चाहिए, नेचुरली प्राप्त होने चाहिए। इनमें कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी हो तो चलेगा। गुण क्या क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, पहला है कि क्रमबद्ध परमाणविक संरचना। क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, या इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी खनिज है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, अपने को पता है भाई कोई भी पदार्थ जो है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो खनिज के जो परमाणु है वह एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। कौन सा क्रम हो सकता है? यह घन के रूप में भी हो सकते हैं, यह घनाभ के रूप में भी जो है अंदर से संरचना में हो सकते हैं,
या फिर क्या बोल सकते हैं, ये अष्टभुज के रूप में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है परमाणु आपस में गुथे हुए होने चाहिए, इस प्रकार की उनकी आंतरिक संरचना होनी चाहिए। पहला गुण यह है। दूसरा है कि निश्चित रासायनिक संरचना, जो भी तत्व है वह निश्चित अनुपात में होना चाहिए। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं NaCl, तो NaCl या नमक में क्या है, सोडियम और क्लोरीन जो है एक निश्चित अनुपात में होता है, इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा देखा कि भौतिक गुण, निश्चित भौतिक गुण होना चाहिए। क्या भौतिक गुणों में क्या हो सकता है, जैसे भाई इनकी कठोरता कितनी है, इनकी चमक कैसी है, इनका रंग कैसा है, तो यही सभी गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो खनिज क्या हो गया, खनिज हो गया भाई प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुण हो, निश्चित रासायनिक संगठन हो, तथा इसके परमाणु जो है, परमाणुओं में क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होनी चाहिए। यही क्या है, यही खनिज है। अब देखते हैं कि खनिजों का निर्माण कैसे होता है। अपने को पता है कि लावा जो है जब पृथ्वी के अंदर होता है तो अत्यंत गर्म होता है, तरल अवस्था में होता है। लेकिन ये लावा जब ऊपर आएगा धीरे धीरे या फिर ये ठंडा होगा, तो जैसे जैसे लावा ठंडा होगा तो क्या बनेगा, लावा के ठंडे होने से पहले बनता है क्रिस्टल। लावा जब ठंडा होगा तो बनेगा क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल मिलकर जो है फिर निर्माण करेंगे खनिज का। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से बनते हैं। 8 तत्व अपन ने देखे थे, कौन से, ऑक्सीसिलिएलु, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में लोहा, उसके बाद में कैल्शियम देखा था, उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, और लास्ट में कौन सा था, लास्ट में था मैग्नीशियम। तो यही 8 तत्व जो हैं, दो या दो से इनमें से कोई भी 8 तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, खनिज का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें मात्र एक ही तत्व पाया जाता है। जैसे अपने पास क्या है, जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, तो यह सभी, जैसे ग्रेफाइट है, तो ये सभी एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भी खनिज होंगे वो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। तो देखा स्रोत क्या है, स्रोत मेग्मा ही है भाई। पहले क्या होगा, मेग्मा जो है, मेग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे ही मेग्मा ठंडा हुआ उसका क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे मेग्मा के। क्रिस्टल को अगर साधारण भाषा में आप समझो तो ये मान सकते हो भाई एक निश्चित आकार के छोटे छोटे टुकड़े बन गए। मेग्मा ठंडा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। ये टुकड़े आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा। और जब बहुत सारे खनिज जो हैं आपस में जुड़ते जाएंगे तो अपने चट्टान या सेल का निर्माण होता है। अब यदि अपन देखें कि तत्वों की संख्या कम लेकिन संयोजन से, भाई तत्वों की संख्या कितनी देखिए अपने पास, भाई मेनली तो 8 ही तत्व है। संख्या तो इनकी कम है लेकिन ये अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं और जुड़कर लगभग 2000 के आसपास खनिज बना लेते हैं। लेकिन अपने को जो खनिज पढ़ने हैं वो मात्र 6 खनिज ही है जो क्या करते हैं, जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। और अपने को सिर्फ चट्टानें पढ़नी है, इसलिए अपन 6 खनिजों को विस्तार से पढ़ेंगे। ये 6 खनिज जो हैं ये चट्टानों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन 6 खनिजों को रॉक फॉर्मिंग मिनरल या चट्टान निर्माणकारी खनिज बोला जाता है। अब देख लेते हैं भाई खनिजों के भौतिक गुण क्या क्या हैं। खनिजों के भौतिक गुण में आ जाएगा भाई खनिज जो हैं ये कठोर कितने होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, जब इनको चूर्ण किया जाता है इनका तो उस चूर्ण का रंग कैसा होगा। तो यही सब गुण जो है खनिजों के भौतिक गुण कहलाते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि बाह्य या बाहरी क्रिस्टल आकार, यानी किसी भी खनिज का आकार कैसा होगा। तो खनिज का आकार कैसा होगा भाई, कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना है। अब ये परमाणु अंदर से किस रूप में जुड़े हैं, जिस रूप में परमाणु अंदर से जुड़े होंगे अपने खनिज का आकार, बाह्य जो उसका आकार होगा वह उसी प्रकार का होगा। जैसे अपन बात करते हैं नमक की, तो NaCl जो होता है, NaCl कुछ घन के रूप में, NaCl के अंदर जो भी परमाणु होते हैं वह इस प्रकार घन के रूप में जुड़े रहते हैं। Na और Cl जो है इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। यहाँ जो गुलाबी कलर में दर्शाया गया है वो है अपने पास सोडियम, और ब्लू कलर में जो भी है वो दर्शाया गया है क्लोरीन को। तो इस प्रकार NaCl के आंतरिक परमाणु जो हैं वो जुड़े रहते हैं और उसका बाह्य स्ट्रक्चर जो है घन के रूप में, उसका बाह्य क्या होती है, संरचना होती है, बाह्य आकार हो सकता है। अंदर जो परमाणु जुड़े हो सकते हैं ये किस प्रकार जुड़े हो सकते हैं, ये घन के रूप में जुड़े हो सकते हैं। जैसे अभी अपन ने NaCl का एग्जाम्पल देखा, यह अष्टभुजाकार रूप में हो सकते हैं। अष्टभुजाकार को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या फिर यह षटभुजाकार प्रिज्म के रूप में भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल रूप से भी ये जुड़े हो सकते हैं। तो जिस प्रकार इनके अंदर के परमाणु जुड़े होंगे उसी पे डिपेंड करेगी खनिज की बाह्य आकृति।
तो पहला गुण देख लिया भाई, बाह्य क्रिस्टल आकार। दूसरा अपन देखते हैं कि विदलन। विदलन क्या होगा भाई, कोई भी मान लो आपने खनिज लिया है, कोई भी मान लो पत्थर उठाया है, उसको आपने जोर से तोड़ने का प्रयास किया है। अब अगर पत्थर टूटा और वह समतल परत पे टूटा है, अगर वह समतल परत पर टूटेगा या फिर किसी निश्चित कोण पर टूटेगा, तो उसे बोलते हैं विदलन। तो चलिए अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह है अपने माइका। माइका का उदाहरण है। अगर आप चित्र में ध्यान से देख पा रहे होंगे तो छोटी छोटी अपने को परतें दिख रही है। जब भी आप माइका को तोड़ोगे तो ये एक एक परत जो है ये उतरती जाएगी और नीचे जो है समतल भाग निकलता जाएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, यानी कि परतों के रूप में टूटना, खनिजों का क्या कहलाता है? क्लीवेज या विदलन कहलाता है। अगर ये मान लो कि परतों के रूप में नहीं टूटे, अगर मानते हैं कि यह परतों के रूप में नहीं टूटे, ऐसे ही नुकीले रूप में टूट जाए, भाई कहीं से ऊंचा रह गया, कहीं से नीचा रह गया, इस प्रकार अगर खनिज टूटता है तो उसे विदलन नहीं बोलकर उसे बोलते हैं विभंजन या उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। तो दो शब्द हो गए। जब ये समतल रूप से टूटेगा या फिर किसी निश्चित कोण पर टूटेगा तो उसे अपन बोलेंगे क्लीवेज, और अगर यह है टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी टूट जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे फ्रैक्चर। फिर से चित्र देख लेते हैं। तो पहले अपन ने माइका का उदाहरण देख लिया, भाई ये परतें जो है आराम से एक एक टूटती रहती है और नीचे का भाग समतल निकलता रहता है। दूसरा अपन देखते हैं कैल्साइट। ये कैल्साइट खनिज है। जब कैल्साइट को अपन तोड़ते हैं तो घनाभ के रूप में जो है इसके कण टूटते रहते हैं। जितनी बार भी इसको तोड़ोगे तो एक घनाभ इससे बाहर निकल जाएगा। अब अगला अपन ने देखा था फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है कि जब अपन खनिज को तोड़ते हैं तो वह समतल रूप से नहीं टूटकर, किसी निश्चित कोण पर नहीं टूटकर कैसे भी टूट जाए, आड़ा मेढ़ा टेढ़ा, तो वह कहलाता है फ्रैक्चर। जैसे ये है, वो कैसे टूटे गए? समतल, कोई भी नहीं टूटा है। तो तीन चीजें पढ़ ली। पहले अपन ने पढ़ा कि बाह्य क्रिस्टल आकार कैसा होता है, फिर अपन ने देखा कि विदलन क्या है, फिर अपन ने देखा विभंजन क्या है। अगला गुण देखते हैं इसका, तो देखते हैं चमक। किसी भी खनिज की चमक जो है वह किस प्रकार की होगी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कैसी होती है चमक? रंग के बिना चमक अपन देख सकते हैं। जैसे भाई आपने सोने को उठाया, सोना एक खनिज है। चांदी को उठाया, चांदी एक खनिज है। तो उनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, यही खनिजों की चमक कहलाती है। अब ये किस प्रकार की हो सकती है? यह धात्विक चमक होती है। जैसे सोने और चांदी में कैसी चमक है? धात्विक चमक है। यह हो सकती है रेशमी, जैसे सिल्क का कपड़ा जैसे चमक करता है वैसी भी चमक हो सकती है इनमें। या फिर ग्लोसी, कांच के समान भी इनमें चमक हो सकती है। तो यह चौथा गुण हो गया अपने खनिजों का। ये अपन ने देखा जैसे गोल्ड चमक रहा है तो यह धात्विक चमक है एक प्रकार से। इस प्रकार से भी चांदी की जो चमक होगी वह भी धात्विक चमक होगी। अब देखते हैं कि रंग, अलग अलग खनिजों में जो भी अशुद्धियां होती है या फिर इसके अंदर के जो परमाणु है ये किस प्रकार से जुड़े हैं उसके आधार पर खनिजों का अलग अलग रंग होता है। तो देख लेते हैं। मेलेकाइट जो एक खनिज है, ठीक है, ये रहा अपने पास मेलेकाइट खनिज। इस प्रकार का मेलेकाइट खनिज होता है। तो मेलेकाइट खनिज का रंग कैसा होता है? मेलेकाइट खनिज का रंग हरा होता है। अपन अगर क्वार्ट्ज को देखें तो क्वार्ट्ज अलग अलग कलर का होता है। ये गुलाबी भी हो सकता है, यह थोड़ा लाल भी हो सकता है, यह थोड़ा भूरा भी हो सकता है। तो जो खनिजों में अशुद्धियां होती है उसके आधार पर अलग अलग कलर के खनिज होते हैं। जैसे एजूराइट देखा, एजूराइट एक खनिज है। रंग कैसा है एजूराइट का? नीला, ब्लू रंग का होता है एजूराइट। तो खनिजों के अंदर उपस्थित अशुद्धियों तथा उनके अंदर के परमाणु जो हैं वह किस प्रकार से जुड़े हैं उसके आधार पर खनिजों के अलग अलग रंग होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रीक या धारियां। मान लो भाई आपने खनिज लिया, उस खनिज को हथौड़ी से आपने तोड़ तोड़ कर उसका चूरा कर लिया पूरा। अब उस चूरे का, उस चूर्ण का जो कलर है वह कहलाता है स्ट्रीक। आपके खनिज का जो भी कलर हो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो भाई आपके खनिज का जो कलर है ये हरा है, लेकिन जब उसका चूर्ण करोगे तो उस चूर्ण का कलर जो होता है वही उस खनिज का असली कलर होता है। तो क्या होता है कि जब एक खनिज का अपन पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर का जो रंग होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है उसकी स्ट्रीक। जैसे मेलेकाइट है, मेलेकाइट को अगर आप पाउडर बनाओगे तो आपको हरा रंग का पाउडर मिलेगा। फ्लोराइट है, फ्लोराइट को जैसे ही आप तोड़ते हो तो बैंगनी से श्वेत कलर का आपको चूर्ण जो है वह प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है पता ही है भाई, आर पार अपने को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर खनिज के अपन आर पार देख सकते हैं, जैसे कुछ कांच के आर पार अपन देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा पारदर्शी, यानी कि प्रकाश गुजर सकता है एक
दूसरा अपन देखते हैं पारभासी। कुछ अपन ने स्कूल में अगर आप जाओगे, जब भी कॉलेज आप ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ खिड़कियों के जो कांच लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वह पारभासी हो सकते हैं। अपने को लगता तो है भाई बाहर से प्रकाश तो दिख रहा है, लेकिन बाहर जो भी खड़ा है या फिर जो भी चीज है वो अपने को दिखाई नहीं देती, तो उसे बोलते हैं पारभासी। अब है अपारदर्शी। जैसे ये कोई भी दीवार है, दीवार के उधर अपन नहीं देख सकते, तो उसे बोला जाता है अपारदर्शी। तो 7 गुण अपन ने देख लिए। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है कि संरचना, क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से होगी, उसकी क्रिस्टलीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो संरचना कैसी हो सकती है, महीन, यानी कि उसके कण जो है, खनिज के अंदर कण वो छोटे छोटे हो सकते हैं। उनका आकार थोड़ा मध्यम आकार का हो सकता है, या फिर ये बड़े आकार के हो सकते हैं। यह तंतुयुक्त हो सकते हैं। तंतुयुक्त का मतलब होता है भाई ये धागों के रूप में, फिब्रस रूप में, धागों के रूप में हो सकते हैं। कैसे होते हैं धागों के रूप में, तो ये अपन देख रहे हैं एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस के वैसे कपड़े बनाए जाते हैं जो अग्निशमन में जो भी काम करते हैं, फायर फाइटर जो भी होते हैं, वह उनके जो कपड़े होते हैं वह कैसे होते हैं, वह एस्बेस्टोस के बने होते हैं, क्योंकि ये कपड़े जल्दी से क्या करते हैं, आग को नहीं पकड़ते, सहन शक्ति होती है इनमें। तो कपड़े एस्बेस्टोस के बने होते हैं, जो भी अग्निशमन जो भी कर्मचारी होते हैं उनके। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लग रहा है भाई, इसमें धागे से हैं। तो इस प्रकार भी आकृति हो सकती है, संरचना हो सकती है खनिज की। दूसरा देखते हैं कि विकिरणकारी या रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मतलब क्या है भाई, अगर जो भी कण है किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी खनिज के अंदर, वह सुई के समान है। फिर से देखते हैं अपन चित्र में। जैसे ये अपने पास पैर्थराइट खनिज है, इसमें अगर आप अंदर की संरचना देखोगे तो आपको लगेगी भाई बहुत सारी सुइयां सी है। तो इस प्रकार की अगर आकृति हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं रेडिएटिंग संरचना। तो संरचना देख ली कि कण महीन हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, खुरदरे हो सकते हैं, फिब्रस हो सकते हैं, या फिर ये रेडिएटिंग सुईनुमा हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि कठोरता। एक वैज्ञानिक थे महोस, उन्होंने एक स्केल बनाया। उस स्केल के आधार पर अलग अलग जो पत्थर थे उनकी कठोरता के बारे में उन्होंने बताया। अगर अपने को कठोरता बतानी है 1 से लेकर 10 तक, उसमें नंबर थे। 1 नंबर पर उन्होंने लिया सर्वप्रथम टाल्क। टाल्क एक खनिज होता है। टाल्क को अगर आप हाथ में पकड़ोगे और उसे हाथ से ऐसे अगर आप रगड़ते हो तो आपके हाथ पर जो है पाउडर लग जाता है, उसकी स्ट्रीक जो है वह लग जाती है। इतना जो है इसकी कठोरता इतनी कम होती है। अपना जो टेल्कम पाउडर होता है जो अपन गर्मियों में यूज करते हैं पाउडर, वो मेनली टाल्क का ही बना होता है। तो 1 नंबर हार्डनेस हो जाती है टेल्क की। उसके बाद में टेल्क से जो अधिक हार्ड है वो हो जाता है जिप्सम। जिप्सम की हार्डनेस कितनी है, जिप्सम की हार्डनेस भी 2 होती है। अगर आप नाखून से जिप्सम को कुचलोगे तो उसका पाउडर जो है वो निकल जाएगा। फिर देखते हैं कैल्साइट। चाकू से अगर आप खरोंच करोगे तो कैल्साइट का पाउडर उतर जाता है। तो 1 नंबर टाल्क, फिर जिप्सम, फिर कैल्साइट। 4 नंबर आता है फ्लोराइट। 4 नंबर पे आ गया फ्लोराइट। फिर आता है 5 नंबर पर एपेटाइट, फिर फेल्सपार, फिर क्वार्ट्ज, फिर टोपाज, फिर कोरंडम और फिर डायमंड। डायमंड सर्वाधिक कठोर खनिज होता है। तो प्रयास करें कि मोहस कॉइल पर ये जो 10 अपने को खनिज दिए गए हैं इनको सीक्वेंस वाइज अपन याद करें। जैसे इसको अगर आप 5, 10 बार, 20 बार बोलोगे तो ये सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा। क्या है कि टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्सपार। फेल्सपार के बाद में क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि क्वार्ट्ज की कठोरता कितनी होती है। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 5 या 7। तो कितनी हो जाएगी, क्वार्ट्ज की जो कठोरता होती है वह होती है 7। तो इनको याद रखने का, आप इसी सीक्वेंस में इनको याद रखने का प्रयास कीजिए। अगला देखते हैं आपेक्षिक भार। स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपेक्षिक भार क्या होता है। तो क्या होता है आपेक्षिक भार, कोई भी खनिज पानी से कितना भारी है। सिंपल भाषा में देखें भाई, कोई भी खनिज जो है यह पानी से कितना भारी है, वही उसका आपेक्षिक भार कहलाता है। तो ये सारे अपन ने गुण पढ़ लिए खनिजों के। अपन पढ़ रहे थे भाई मेनली 6 ही ऐसे खनिज हैं जिनसे क्या बनती है, जिनसे चट्टानें बनती है, जिनसे रॉक बनती है। अब उन 6 खनिजों के बारे में अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहले अपन देखते हैं फेल्सपार। आपने चिकनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे। चिकनी मिट्टी के बर्तन जो है मेनली किससे बने होते हैं, फेल्सपार से ही बने होते हैं। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में, लगभग 50% मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वह कौन सा खनिज है, वह फेल्सपार खनिज ही है। संगठन में अगर देखें तो सिलिका
और ऑक्सीजन। मेनली क्या होता है, सिलिका और ऑक्सीजन होता है फेल्सपार में। सिलिका को आप समझ सकते हैं भाई, मिट्टी, मिट्टी जो है ये एक तरह से सिलिका ही है। तो क्या क्या होता है फेल्सपार में, सिलिका और ऑक्सीजन, और उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। मेन अपन ने क्या देखे थे, शुरुआत में अपन ने 8 तत्व देखे थे, तो उन्हीं 8 तत्वों में से जो भी तत्व है यह मिलकर इन्होंने एक खनिज बनाया है जिसका नाम है फेल्सपार। अपनी क्रस्ट पर जो है 50% मात्रा में जो भी खनिज पाया जाता है वह खनिज है फेल्सपार। सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है फेल्सपार। रंग कैसा होता है, तो कुछ ऐसा हल्का क्रीम से गुलाबी कलर का होता है फेल्सपार। ये फेल्सपार का चित्र है, कुछ इस प्रकार का दिखता है अपने को फेल्सपार। क्या काम आता है, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसमें फेल्सपार काम आते हैं। चीनी मिट्टी एक तरह से फेल्सपार ये अपन मान सकते हैं। कांच उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है फेल्सपार का। 2 नंबर अपन देखते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज में क्या है, क्वार्ट्ज का संगठन होता है SiO2। क्वार्ट्ज क्या है, उसका रासायनिक संगठन है SiO2। रासायनिक संगठन क्वार्ट्ज का है SiO2। तो एक प्रकार से मिट्टी का ही खनिज है, मिट्टी होती है SiO2। क्वार्ट्ज जो है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था कठोरता के बारे में, उसमें अपन ने कठोरता देखी थी। क्वार्ट्ज की कठोरता कितनी होती है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भाई क्वार्ट्ज कितने नंबर पे आ रहा था उसमें। एक बार फिर से मोहर्स स्केल को देखिए और उसमें देखिए कि इस खनिज का नंबर कितने पर है। तो ये देख लिया, रासायनिक संगठन इसका हो गया SiO2। यह कठोर होता है, पानी में यह अघुलनशील होता है, श्वेत व रंगहीन होता है। क्वार्ट्ज क्या काम का आता है, रेडियो में जो है क्वार्ट्ज काम में आता है। रडार जो होते हैं ये सभी यंत्र बनाने के लिए, बिजली के जो उपकरण है उनमें बनाने में क्वार्ट्ज काम में आता है। कुछ इस प्रकार के होते हैं क्वार्ट्ज, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ये लगभग ट्रांसपेरेंट से ही होते हैं क्वार्ट्ज। अगला देखते हैं पायरोक्सिन। पायरोक्सिन क्या है, पायरोक्सिन जिन तत्वों से बना होता है उनमें है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर लोहा और सिलिका। इन सब से मिलकर पायरोक्सिन का निर्माण होता है। क्या क्या खनिज है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, उसके 10% भाग पर क्या पाया जाता है, उसके 10% भाग पर जो है यह पाया जाता है अपने पास क्या, पायरोक्सिन। रंग कैसा होता है, तो ये रहा पायरोक्सिन। कैसा रंग दिखाई दे रहा है, लगभग काले कलर का जो होता है अपने पास खनिज वह कहलाता है पायरोक्सिन। जब पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरती है, उन उल्का पिंड को जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उनका, तो मेन जो तत्व उनमें मिलता है उल्का पिंडों में, वो मिलता है पायरोक्सिन। मीटेोराइट में जो मेन खनिज मिलता है वह खनिज होता है पायरोक्सिन। अगला देखते हैं अपन एम्फीबोल। एम्फीबोल क्या है संगठन, एम्फीबोल में होता है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम। यह सभी तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एम्फीबोल का निर्माण करते हैं। शुरुआत में आपको 8 तत्व पढ़ाए गए थे, बताया गया था कि यही 8 तत्व जो है 98% मात्रा में पाए जाते हैं और यही आपस में मिलकर अलग अलग खनिजों का निर्माण करते हैं। मात्रा कितनी है, क्रस्ट पर 7% मात्रा जो है यह पाई जाती है एम्फीबोल की। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है अपने को एम्फीबोल। नंबर 5 का खनिज है माइका। माइका में अपन पढ़ते हैं कि माइका में क्या होता है, माइका में होता है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर लोहा और सिलिका। इन सब से मिलकर माइका का निर्माण होता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है, मात्र 4% मात्रा में माइका पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फेल्सपार। कितनी होती है मात्रा, 50%। ये देखें तो माइका मेनली अपने को जो इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टाने होती है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, या उसे रूपांतरित चट्टाने भी बोला जाता है, उन चट्टानों में ही माइका खनिज पाया जाता है। क्या काम होता है माइका, माइका को जो भी उपकरण होते हैं, आप सर्दियों में हीटर का जो उपयोग करते हैं उसमें जो मेन खनिज होता है जिससे माइका बना होता है, जिससे हीटर बना होता है, वह माइका ही होती है। अब देखते हैं अपन ओलिविन। ओलिविन को देखें तो मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका ये मिलकर ओलिविन का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार हरे कलर का होता है अपने पास ओलिविन। मेनली जो है यह बेसाल्टिक सेलों में पाया जाता है। और क्या होता है कि जो आभूषण बनते हैं, औरतें जो भी आभूषण पहनती है उसमें ओलिविन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अच्छी चमक का होता है, ये सुंदर दिखने में है। तो महिला के जो भी आभूषण होते हैं उनमें
उपयोग किया जाता है ओलिविन का। इसके अलावा कुछ और खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोराइड होता है, कैल्साइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, बॉक्साइट है, बेराइट है। सेलों में कम मात्रा में यह खनिज मौजूद होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी बीएससी की है और आपके सब्जेक्ट अगर जियोलॉजी रहा है, वैसे तो बीएससी नहीं करी होगी क्योंकि सारे ही जियोग्राफी वाले ही हो आप, लेकिन जो भी बीएससी जियोलॉजी से करता है तो उन सभी को प्रैक्टिकल में ये खनिज दिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकली आप एक एक खनिज को देख सकते हो, उसकी हार्डनेस देख सकते हो, उसका स्ट्रीक कैसा है देख सकते हो, जब उसको तोड़ेंगे तो वह किस प्रकार टूटता है। तो ये सभी जो है अपन देखते हैं जियोलॉजी के प्रैक्टिकल में। अब करते हैं अपन खनिजों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के खनिज होते हैं? तो खनिजों को पहला प्रकार जो है खनिजों का वह है धात्विक खनिज। अगर खनिज के निर्माण धातुओं से हुआ है, किसी खनिज का निर्माण धातुओं से होता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है धात्विक खनिज। कौन कौन से हैं धात्विक खनिज? पहला है बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु में क्या आ जाएगा? बहुमूल्य धातु में आ जाएगा जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तो ये सभी धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज में भी बहुमूल्य धातु है। दूसरा हो सकता है कि लोह धातु हो, उसमें लोहा अगर होगा तो वह कौन सा खनिज बनाएगा? लोह धातु वाला धात्विक खनिज बनाएगा, लोहा प्लस स्टील। तीसरा अपन देखते हैं तो है अलोह धातु, जिसमें लोहा नहीं हो लेकिन फिर भी धातु हो, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, टिन है या फिर एल्यूमिनियम है। तो पहला अपन ने प्रकार देखा धात्विक खनिज। अब अपन देखते हैं अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें धातु नहीं होती तो वह कहलाता है अधात्विक खनिज। कौन कौन से हो जाएगा? सल्फर है, फॉस्फेट है, नाइट्राइट है, सीमेंट है। उपयोग क्या होता है? सीमेंट के उपयोग में काम आता है। धातु और अधातु में फर्क अपन देखें तो आप विज्ञान की कोई भी बुक में, 9th क्लास की विज्ञान की बुक में दे सकते हैं। धातु क्या होता है कि धातु में निश्चित चमक होगी, अधातु में चमक होती नहीं है। धातु को जब अपन पीटते हैं तो अपने को आवाज सुनाई देगी। जैसे स्कूल में घंटी लगी होती है, घंटी मेनली किसकी होती है? लोहे की बनी होती है, और जब घंटी लगती है तो जोर से आवाज आती है। अगर लोहे की जगह अपन वहां लकड़ी लगा दें और अगर कोई घंटी लगाएगा तो आवाज नहीं आएगी। तो इसीलिए धातु का यह गुण है कि उसको पीटने पर जो है जोर से आवाज आती है। इसके अलावा बहुत सारे गुण होते हैं धातु अधातु की। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 9th क्लास की विज्ञान की बुक में धातु और अधातु क्या है आपको विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा कार्बनिक खनिज है। कार्बन का नाम आते ही मन में आता है कोयला। तो इसके अलावा क्या होता है कि कार्बनिक खनिज भी होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस इत्यादि है। अब फिर से देख लेते हैं कि भाई खनिज का निर्माण कैसे हुआ। पहले मैग्मा था, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब देखते हैं कि क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल और छोटे क्रिस्टल कैसे बनते हैं। अगर मैग्मा को ठंडा होने में टाइम मिला है, मैग्मा धीरे धीरे अगर ठंडा हो रहा है तो क्रिस्टल जो बनेंगे, कण जो होंगे वह मोटे मोटे बनेंगे। अगर मैग्मा जो है वह जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, भाई अगर तापमान जो है वह अचानक से कम हो जाता है तो क्या होगा? मैग्मा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और उससे क्या होगा? उससे जो कण रह जाएंगे खनिज के वह छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होते ही क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल से बनता है खनिज, और खनिज मिलकर बना लेते हैं अपने शेल या चट्टाने। क्रिस्टल निर्माण की क्रमबद्धता भौतिक व रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। अब देखते हैं तत्वों का संयोजन। अपन ने देखा भाई अलग अलग तत्व हैं, 8 तत्व अपन ने देखे, वो अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज बनाते हैं। और फिर अपन ने 6 प्रकार के खनिज पढ़े जो मेनली अपने चट्टानों में पाए जाते हैं। तो उन सभी 6 खनिज जो पढ़े, 6 खनिज को अपन ने फिर से सारणी में यहाँ लिख दिया है। जब भी आप रिवीजन करें तो आपको बार बार उतना अधिक रिवीजन नहीं करना पड़े, एक स्लाइड में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब अगला अपना टॉपिक आता है कि चट्टाने क्या है। तो चट्टाने क्या है अपन ने पढ़ा भाई, मैग्मा ठंडा हुआ तो क्रिस्टल बना, क्रिस्टल से खनिज बने, और खनिज मिलकर जो है चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो भूपटल चट्टानों से बना है। अपने को पता है ये क्रस्ट जो है जिस पर अपन चलते हैं वह चट्टानों से बना है। और चट्टाने खनिजों के मिश्रण से बनती है। खनिज जो है अलग अलग प्रकार के खनिज जुड़ते जाएंगे तथा किसका निर्माण करेंगे? चट्टान का निर्माण करते हैं। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखोगे कि ये सारे जो हैं ये अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। एक टाइम बाद में ये खनिज धीरे धीरे सेडिमेंटेशन से या किसी अन्य क्रिया से जो है एक जगह आते जाएंगे, फिर ये जुड़ते जाएंगे और जुड़कर अंत में ये पूरा क्या बना लेंगे? एक रॉक या शेल का निर्माण करते हैं। यह हो गई चट्टान। अब है कि प्राकृतिक पदार्थ जो चट्टानों का बना होता है पृथ्वी पर लगभग
200 खनिज हैं, लेकिन 24 खनिज ही मुख्य रूप से चट्टानों का निर्माण करते हैं। 6 खनिज अपन ने पढ़ा था। अब देखते हैं कि चट्टान निर्माणक खनिज कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सिलिकेट यानी जिसमें मिट्टी की मात्रा, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। दूसरा अपन ने देखा ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। और कार्बोनेट जिसमें कार्बनिक तत्व अधिक हैं, तो उनसे इस प्रकार के खनिज बनते हैं। अब है कि कुछ चट्टानों में खनिज नहीं होते। मान लो कुछ ऐसी भी चट्टानें, अपन ने पढ़ा चट्टानों की परिभाषा जब अपन ने देखी तो अपन ने देखा भाई खनिज जो है, चट्टानें जो हैं, ये खनिज से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर आप देखें कोयला, तो कोयला किससे बना होता है? कोयला मेनली जो है लकड़ी जो होती है उसके धीरे धीरे अवसादन से किसका निर्माण होता है? उसमें ताप व दाब लगातार गिरेगा पुरानी लकड़ी पर, और एक समय बाद में वह कोयले में तब्दील हो जाता है। यानी कि लकड़ी जो है एक जैव पदार्थ, इसमें कोई भी खनिज नहीं है। लेकिन अब फिर भी कोयला जो है, तो आपको आंसर देना है कि कोयला चट्टान है या नहीं है। परिभाषा थी कि खनिजों के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन अगर कोयले को अपन देखें तो कोयले में क्या है? कोयले में कोई भी खनिज नहीं है, जैव पदार्थ से मिलकर बना होता है कोयला। तो आपको बताना है कि कोयला चट्टान है या नहीं है। अब देखते हैं कि चट्टानों का प्रकार। अलग अलग तरीके से अलग अलग चट्टानों का पृथ्वी पर निर्माण होता है। मेनली 3 प्रकार की चट्टानें होती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो भी मैग्मा है ये धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे ही मैग्मा ठंडा होगा, क्रिस्टल बनेंगे, खनिज बनेंगे और फिर चट्टान का निर्माण होगा। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम जिस चट्टान का मैग्मा के ठंडे होने से सर्वप्रथम जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे बोला जाता है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक। तो आग ने, इससे ही पता चल रहा है कि उत्पत्ति किससे हुई है भाई? आग से जो जन्मी है, आग से जो जन्मी है वह कहलाती है आग्नेय चट्टान। फिर अपन ने देखा पर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है भाई? एक समय बाद में अपने अपक्षय व अपरदन की प्रक्रिया आग्नेय रॉक पर निरंतर चल रही है। कोई आग्नेय रॉक है, इस पर अपक्षय व अपरदन निरंतर हो रहा है, ये धीरे 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 टूट रही है। कुछ जैव पदार्थ हैं, जैसे मान लो अलग अलग जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी धीरे धीरे क्या होते हैं, जब खत्म होते रहते हैं तो एक समय बाद में मान लो कोई रिवर आई या फिर बारिश हुई, तो ये सारा जो भी सेडिमेंट था वह एक स्थान पर आकर जमा होने लग जाएगा। कोई भी गड्ढा आएगा उसमें पानी जो है इनको लाकर जमा कर देगा। धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परतों के रूप में ये जमता जाएगा। और एक निश्चित समय के बाद में, एक समय के बाद में जो है यह चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगा। और इस चट्टान को अपन बोलते हैं परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी अपन देखते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टाने। रूपांतरित चट्टाने क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई और आग्नेय चट्टाने बन गई। अब मान लो कि ये पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो है इन पर अत्यधिक दाब लग रहा है, पृथ्वी के अंदर तापमान भी अधिक है। तो ताप व दाब की अधिकता के कारण एक समय बाद में आग्नेय चट्टाने और परतदार चट्टाने, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ताप व दाब के कारण एक नई चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है रूपांतरित चट्टाने या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अपन ने सिंपली देख लिया कि कौन कौन सी चट्टाने हैं। 3 प्रकार की चट्टाने हैं, उनको अपन ने यहाँ देखा। अब फिर से इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि आग्नेय चट्टाने क्या है। तो मैग्मा से निर्माण होता है। इस प्रकार मान लो नीचे मैग्मा है, ज्वालामुखी विस्फोट से ये मैग्मा बाहर निकला, पृथ्वी की सतह पर आ गया, या फिर पृथ्वी की चट्टान परतों के नीचे ही कहीं ना कहीं जहां इसको जगह मिली वहां जमा हो गया। एक समय बाद में जैसे जैसे ताप कम होगा, मैग्मा सूखेगा, तो धीरे धीरे ये ठोस होगा और कौन सी चट्टाने बनेगी? अपने अपने बनेगी इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टाने। अब क्योंकि सर्वप्रथम जिन चट्टानों का निर्माण होता है वह आग्नेय चट्टाने हैं, इसलिए इनका अन्य नाम होता है प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टाने। तो प्राथमिक चट्टाने कौन सी है? इग्नियस रॉक्स जो है वह प्राथमिक चट्टाने कहलाती है। यह आधारभूत चट्टाने हैं जिनसे बाकी चट्टाने बनती है। इन्हीं चट्टानों से सेडिमेंट्री चट्टाने बनेगी और उन्हीं से फिर कौन सी बनेगी? मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टाने बनती है। अब यहाँ छोटा सा एक और अपन फैक्ट देख लेते हैं कि इग्नियस शब्द है कैसे बना है। तो इग्नियस शब्द जो है लैटिन भाषा का इग्निस शब्द है, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से इग्नियस बना है। और इग्निस का अर्थ जो है वह होता है आग। तो एग्जाम में आ जाए भाई इग्नियस रॉक जो है किस शब्द से बना है, कौन सी भाषा के शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के इग्निस से बना है और इग्निस का अर्थ है आग।
अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं भाई। पहला उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का ग्रेनाइट। अपन मेनली जो है, जो अपने आंगन होते हैं घर में, कई आंगन ग्रेनाइट के बने होते हैं, काफी महंगा होता है ग्रेनाइट। प्रकार जो है यह होता है प्लूटोनिक रोग। प्लूटोनिक का मतलब है कि यह पृथ्वी की परतों में बहुत ही गहरे परतें होती है, अत्यंत गहराई पर इन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें प्लूटोनिक रोक्स बोलते हैं। और अपने ग्रेनाइट जो है, ये कौन सी रोक है? यह है प्लूटोनिक रोक है, अंतःस्थलीय चट्टान है। दूसरा देखते हैं बेसाल्ट। ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है वह बेसाल्टिक, उस लावा से बेसाल्ट का निर्माण होता है। तीसरा है डायोराइट। डायोराइट क्या है? यह भी एक प्रकार से प्लूटोनिक रोक है। तो ये 3 उदाहरण देख लिया अपन ने इग्नियस रोक के। अब देखा कि इसमें क्रिस्टल किस प्रकार से होंगे। तो क्रिस्टल, जब जब मैग्मा को जमने में समय मिलता है, जितना अधिक समय मिलेगा, क्रिस्टल जो होंगे वह उतने ही बड़े होंगे। तो अगर मान लो कि बहुत ही नीचे है मैग्मा, नीचे जाकर ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसको क्या है, वहाँ ताप व दाब अधिक है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा और इसके क्रिस्टल जो है उतने ही बड़े होंगे। तो आग्नेय चट्टानें जो होती है उनमें मेनली क्रिस्टल क्या होते हैं? थोड़े से बड़े क्रिस्टल होते हैं। तो मेग्मा धरातल पर ठंडा होने पर तेजी से जमेगा, जिससे क्रिस्टल छोटे रह जाएंगे। उदाहरण क्या है? छोटे क्रिस्टल वाला उदाहरण जो है इग्नियस रॉक का, वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होता है? मेनली सतह पर आकर जमता है, और सतह पर जमेगा तो सतह पर टेम्परेचर अचानक से कम हो जाएगा भूमि के अंदर की बजाय, तो मेग्मा जल्दी से जम जाएगा, उसके क्रिस्टल जो हैं, उसके कण जो हैं, वह छोटे रह जाएंगे और क्या बनेगा? बेसाल्ट बनेगा। अब ग्रेनाइट जो बनता है, ये ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर बनता है। यहाँ मेग्मा को टाइम मिलेगा ठंडा होने में, और धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होगा तो क्रिस्टल जो होंगे किसमें? ग्रेनाइट में, वह बड़े बड़े होंगे। अब देखते हैं कि इसमें परतें नहीं होगी, परतें बनने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि मैग्मा एक साथ ठंडा हो रहा है। तो इस प्रकार की चट्टानों में परतें नहीं होती। इग्नियस रॉक्स में परतें नहीं होती। किन में होती है परतें? सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वह लगातार एक के बाद एक परतों के जमने से बनती है, तो परतें होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखते हैं कि इसमें जीवाश्म, इतना अधिक मान लो तापमान है, तापमान लगभग पृथ्वी के अंदर सूर्य का जितना तापमान है उतना हो जाता है। और अगर अपन मेंटल में भी देखें तो लगभग 4000 डिग्री के आसपास तापमान है। इतना अधिक तापमान होगा तो कोई जीवाश्म बचेगा ही नहीं। इतने अधिक तापमान में पूरा जो भी सड़ा गला जो भी पदार्थ बचा है वह सारा नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म नहीं होंगे। तापमान की अधिकता के कारण इग्नियस रॉक्स में क्या होते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते। उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो इग्नियस चट्टाने हैं, बेसाल्ट है, प्यूमिस है, ऑब्सीडियन है। कांच की तरह होता है ऑब्सीडियन। प्राचीन में अगर जो आदि मानव थे वो ऑब्सीडियन से चाकू बनाया करते थे, नुकीला हो जाता है और बढ़िया हथियार बनाते थे आदिवासी लोग। रायोलाइट है, स्कोरिया है, डेकाइट है, ग्रेनाइट है, गेब्रो है। तो ये सभी उदाहरण है किसके? ये सभी उदाहरण है अपने इग्नियस रॉक्स के। अब देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर लावा ऊपर आकर, पृथ्वी की सतह से ऊपर आकर जमेगा, तो उसे अपन बोलेंगे एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। पृथ्वी की सतह से ऊपर आकर जमेगा तो ये हो गई बहिर्भेदी आद्रिक चट्टाने। अगर यह पृथ्वी के सतह के नीचे ही जमना शुरू हो जाए तो उस प्रकार के चट्टानों को अपन बोलेंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टाने। बहिर्वेदी कौन कौन सी है? बहिर्वेदी हो गई अपने बेसाल्ट और रायोलाइट जो है, यह पृथ्वी की सतह पर आकर मैग्मा ठंडा होता है जिससे इनका निर्माण हुआ है। अगर सतह पर नहीं आए, पृथ्वी की परतों के नीचे ही मैग्मा ठंडा होने लगे, चट्टानों का निर्माण होने लगे, तो वह होती है इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स के 2 प्रकार के होंगे। पातालिक, यानी कि बहुत अधिक गहराई पर अगर ये जमी है तो वह कहलाती है प्लूटोनिक चट्टाने। अगर गहराई थोड़ी सी कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने, हाइपोबेसल रॉक्स। प्लूटोनिक कौन सी होती है? प्लूटोनिक का उदाहरण अपन ने देखा ग्रेनाइट। मध्यवर्ती कौन सी है? डोलेराइट जो है, यह मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने है। तो यह पृथ्वी की सतह है, इस सतह से ऊपर ऊपर जो भी चट्टाने होगी वह कहलाती है एक्सट्रूजिव या बहिर्वेदी आग्नेय चट्टाने। इस सतह के नीचे जो भी शेप बना है मैग्मा के ठंडे होने से वह कहलाता है इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स, और अधिक गहराई पर होगी वह कहलाएगी प्लूटोनिक, और मध्यम की गहराई पर होगी वह कहलाएगी हाइपोबेसल रॉक्स। तो कल अपन ने पढ़ा था, कल यही पढ़ा था लोकोलिथ क्या होता है, पैथोलिथ क्या होता है, स्टोक क्या है, सील क्या है, डाइक क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ा था। पर इन सभी के बारे में फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि ये सभी क्या है?
ये सभी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। तो चलिए अपना रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार फिर से इन सबको अपन पढ़ लेते हैं। पहले अपन देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? ये रहा बैथोलिथ, लगभग गुंबद के आकार में जब बहुत ही अधिक क्षेत्रफल में लावा जमकर ठंडा हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? बैथोलिथ का निर्माण होता है। पर्वतों के निर्माण में भी बैथोलिथ का योगदान होता है। अगर इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है तो ये हो जाएगा बैथोलिथ। अगर इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से कम है तो ये हो जाता है स्ट्रोक। तो बैथोलिथ और स्ट्रोक एक ही है, लगभग उसमें क्षेत्रफल में इनका अंतर है। 2 नंबर में अपन देखते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ ये रहा लेकोलिथ, ऊपर जो है जब ये गुंबदाकार रूप में जमेगा तो ये कहलाता है लेकोलिथ। फिर अपन ने देखा था फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या है कि ये मान लो भाई मोड़दार पर्वत है, इस प्रकार मोड़दार पर्वत है, इनके मोड़ पर जब लावा का जमा होता है, मान लो यहाँ लावा जमा, इस मोड़ पर लावा जम गया, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोला जाता है फेकोलिथ। अगला देखा था लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है कि जब लोकोलिथ का उल्टा है लोपोलिथ, यह गुंबदाकार रूप में होता है, यह कटोरी के रूप में जमता है। अगला देखते हैं सिल। सिल क्या है कि जब ये एकदम समानांतर क्षैतिज रूप से जम जाए तब ये होता है सिल, जब ये ऊर्ध्वाधर रूप से जमे तो ये कहलाता है डाइक। तो फिर से देख लेते हैं इनको, ये क्षैतिज रूप से जमा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिल, और जब ये ऊर्ध्वाधर रूप से जमता है लावा तो वह कहलाता है डाइक। फिर से सारे उदाहरण दिए हुए हैं बैथोलिथ के, फेकोलिथ के, लोपोलिथ के। जितने अधिक आप चित्र देखोगे तो ये नाम आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अब देखते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होती है चट्टानें। तो पहली होती है अम्लीय। कल अपन ने पढ़ा था सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो कौन सा लावा होता है? अम्लीय लावा होता है। तो सिलिका की मात्रा ज्यादा होने से, उस लावा के ठंडे होने से जिस प्रकार की चट्टानें बनेगी वह होती है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। सिलिका की मात्रा ज्यादा, हल्का रंग, हल्की चट्टानें, उदाहरण क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। फिर क्षारीय चट्टानें, सिलिका की मात्रा कम होते ही चट्टानें क्षारीय होने लगेगी। इन्हें फेरो मैग्नीशियम इनमें ज्यादा होता है, रंग इनका गहरा हो जाता है, उदाहरण हो गया गेब्रो, बेसाल्ट और रायोलाइट। अब देख लेते हैं कुछ स्थलाकृतियां बनती है इन चट्टानों में। अब शेप अपर्दन की क्रिया के बाद में अलग अलग शेप बनते हैं। कौन कौन से शेप होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है मेसा। मेसा क्या होती है? कुछ इस प्रकार की आकृति होती है मेसा, और मेसा का ही छोटा रूप कहलाता है बूटी। तो मेसा क्या है? बेसाल्ट चट्टाने टोपी की तरह दिखती है, तो इसमें आप चित्र में देखोगे टोपी के समान ये बना हुई आकृति, तो ये कहलाती है मेसा। और मेसा का छोटा रूप जो है ये कहलाता है बूटे। अब देखते हैं होगबैक। होगबैक क्या होता है कि लेकोलिथ। लेकोलिथ अभी अपन ने पढ़ा था। लेकोलिथ के ऊपरी भाग की मुलायम चट्टानें अगर हट जाए अपर्दन से, फिर एक कटक के रूप में, रिज के रूप में ये बचे, कटक के रूप में, जैसे पढ़ा था मध्य अटलांटिक कटक, उसके रूप में अगर लेकोलिथ बचे तो उसे बोला जाता है होगबैक। और होगबैक का ही छोटा रूप कहलाता है क्वेस्टा। चित्र में फिर से देख लेते हैं कि यह तो है अपनी होगबैक, और होगबैक का ही छोटा रूप हो गया क्वेस्टा। एक रिज के रूप में जो है, कटक के रूप में चट्टानें दिखाई देने लगती है। रिवीजन कर लेते हैं आज का। पहले अपन ने पढ़ा भाई खनिजों का समुच्चय, कौन कौन से खनिज होते हैं, जिसमें अपन ने देखा कि मेनली 6 खनिज हैं जो क्या करते हैं? रॉक फॉर्मिंग मिनरल खनिज कहलाते हैं। मुख्य खनिज देखा था कौन से हैं? सिलिकेट मुख्य है, फिर है ऑक्साइड, फिर है कार्बोनेट। कोयला, कोयला खनिज क्या है? नहीं है, यह जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। फिर अपन ने देखा आग्नेय चट्टानें मैग्मा से बनती है, प्राथमिक चट्टानें हैं, रवेदार हो सकती है, कठोर होते हैं, जीवाश्म नहीं होते क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। यह बहिर्वेदी हो सकती है या अंतर्वेदी हो सकती है। रूप देखे थे बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सील और डाइक। फिर अपन ने रासायनिक संगठन देखा था कि ये चट्टानें अम्लीय हो सकती है तथा क्षारीय हो सकती है। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों के बारे में, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।